हाय गाइस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। हमने आपको इन जनरल एग्जांपल भी बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड मैनेजर्स। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट मेथड और इंटरफेस की हेल्प से कैसे हम लोग कोड में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग की हेल्प से कैसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को कोड में अचीव करते हैं। तो हमने देखा था पीएचपी में पॉलीमॉर्फिज्म हम 4 तरीके से अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग और विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड और विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कैसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के साथ। मेथड ओवरराइडिंग, मोर देन वन मेथड्स विल हैव सेम सिग्नेचर एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। मीन्स अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है और पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम नेम के फंक्शन है विथ सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, उस केस में हमने पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड किया है चाइल्ड क्लास के अंदर, और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो चलिए कोड की हेल्प से हम लोग देखते हैं कैसे फंक्शन ओवरराइडिंग ओवर करता है और इसकी हेल्प से हम लोग कैसे पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को अचीव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बना लेंगे शेप, हमारी क्या है क्लास शेप। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कैलकुलेट एरिया फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के अंदर एरिया कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हम लोग एक वेरिएबल पास करेंगे साइड, और साइड प्रॉपर्टी को हम लोग क्लास प्रॉपर्टी बनाई है इस शेप क्लास की, जिसके अंदर हम लोग जो है स्क्वायर का साइड की वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। और फिर हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट एरिया, जो कि कैलकुलेट करेगा स्क्वायर का एरिया, जो कि फार्मूला है स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करने का, साइड इंटू साइड। इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे एरिया ऑफ साइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट एरिया फंक्शन को यूज करने के लिए शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं शेप क्लास का। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे शेप क्लास का, तो यहाँ पे एक पैरामीटर एक्सपेक्टेड है साइड, तो हम लोग साइड की वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे। तो सपोज हम साइड की वैल्यू दे देते हैं 5, और हम इस शेप ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं कैलकुलेट एरिया फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के, और इसको हम लोग रन करेंगे ब्राउज़र पे। तो एरिया ऑफ साइड हमें क्या मिला, 25। तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमने किया क्या, हमने एक क्लास बनाई शेप, और इस शेप क्लास का हमने एक प्रॉपर्टी बनाई साइड, और इस साइड प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग वैल्यू सेव करेंगे साइड की, जो कि हम पास करेंगे शेप का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। और इसी क्लास का हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट एरिया, जिसके अंदर हमने लॉजिक लिखा स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का साइड इनटू साइड, और हमने यहाँ पे प्रिंट किया एरिया ऑफ साइड, और इसका आउटपुट हमें ब्राउज़र पे देखने को मिला 25, क्योंकि 5 जो है सेट हो जाएगा साइड के अंदर, और 5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 25, यहाँ पे 25। तो अब हम लोग इसमें मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो सपोज अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से एक नई क्लास बनानी पड़ेगी सर्कल की। तो चलिए वो बनाते हैं, और इस सर्कल क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे शेप क्लास को। तो हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो हमने इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, और उस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या रिसीव करेंगे, सर्कल का रेडियस। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और उसमें हमने पास कर दिया रेडियस। तो पेरेंट क्लास का जब भी जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे हमारा शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसमें साइड में हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू हमारा स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। क्योंकि अब हम लोग इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं इस क्लास के अंदर, तो इसको चूँकि ये प्राइवेट वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन
प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके चाइल्ड क्लास में भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने प्रोटेक्टेड बना लिया साइड को। अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्कल का भी एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सेम फंक्शन जो कि हमने बनाया था कैलकुलेट एरिया पेरेंट क्लास में, जो कि सेम क्लास के अंदर है, उसी सेम फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। जैसे हमने, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेम फंक्शन कैलकुलेट एरिया को ओवरराइड किया इस सेम क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर, और इसमें हमने लॉजिक लिखा फॉर्मूला सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू रेडियस की वैल्यू जो हमने सेट किया है साइड के अंदर में, साइड इंटू साइड, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया। तो अब हमें जब भी हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना होगा, हम क्या करेंगे, हम लोग सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग इसे एक्सेस करेंगे कैलकुलेट एरिया फंक्शन को। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया सर्कल का, और इसके अंदर हमने सर्कल की क्या पास कर दी, रेडियस 7। तो जैसे ही सर्कल का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा और रेडियस में हमारा 7 आएगा, और हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और रेडियस की वैल्यू किस में सेट हो जाएगी, साइड के अंदर में। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे कैलकुलेट एरिया फंक्शन को। तो हमने सर्कल ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया कैलकुलेट एरिया फंक्शन को। अब ब्राउजर पे हम लोग रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या मिलता है हमें। तो हमें मिला एरिया ऑफ सर्कल। देखा आपने कि हमने जो पेरेंट क्लास का फंक्शन था कैलकुलेट एरिया, सेम फंक्शन को ओवरराइड कर दिया किसमें, सर्कल क्लास के अंदर, जो कि शेप क्लास का क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो जब भी हम चाइल्ड क्लास की हेल्प से बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब भी हम कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमारा इस क्लास का ही फंक्शन कॉल होगा। सेम यहाँ पे अगर हमें ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करना होगा ट्रायंगल का एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे ट्रायंगल की, और उस क्लास के अंदर, उस क्लास में भी हम लोग शेप को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और उसके अंदर हम लोग कैलकुलेट एरिया फंक्शन को फिर से ओवरराइट करेंगे और उसमें लॉजिक लिखेंगे ट्रायंगल क्लास के अकॉर्डिंग। मींस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का जो भी फॉर्मूला होता है, उस लॉजिक को हम लोग लिखेंगे उस ट्रायंगल क्लास के कैलकुलेट एरिया फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हमारा, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस में, और इस तरीके से भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं अपने कोड में। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में समझाया था इस डायग्राम की हेल्प से। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, टू मेथड विद द सेम नेम एंड सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे कैलकुलेट एरिया फंक्शन का नेम सेम है पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी। पेरेंट क्लास में भी हमने आर्गुमेंट नहीं पास किया हुआ है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी हमने आर्गुमेंट नहीं पास किया हुआ है। अब अगर हम लोग इसको देखें आर्गुमेंट को भी पास करके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग साइड को पास करते हैं। तो साइड को डायरेक्ट हम लोग पास करेंगे और इस लोकल वेरिएबल को यूज करेंगे साइड कैलकुलेट करने के लिए। और सेम वैसे हम सर्कल क्लास को जब बनाएंगे तो इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को हटा देंगे और इसमें हम लोग रेडियस लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर को हटा दिया और यहाँ पे भी हटा दिया, और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास कर दिया साइड, और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास कर दिया रेडियस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने कैलकुलेट एरिया में आर्गुमेंट क्या पैरामीटर पास किया 5, तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड की वैल्यू 5 और 5 × 5 हमें एरिया मिलेगा 25। वहीं पे जब हम सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे, तो वहाँ पे हम रेडियस पास करेंगे 7, तो रेडियस हमारा आ जाएगा 7 और 7 × 7 × पाई। जब कैलकुलेट होके आएगी तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल। इसको हम लोग ब्राउजर पे प्रिंट करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, हमें मिलेगा एरिया ऑफ साइड 5 × 5 25 और एरिया ऑफ सर्कल। कि यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन हमारा फंक्शन का नेम भी सेम है और हमारा क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और फंक्शन ओवरराइडिंग की हेल्प से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को भी अचीव कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग।
राइडिंग PHP के अंदर। अगर फंक्शन ओवर राइडिंग के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? अगर हम बात करें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा की, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का यूज डायरेक्टली करके हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। लेकिन PHP मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग मैजिक फंक्शन कॉल का यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए PHP में। इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। इन मेथड ओवरलोडिंग मोर देन वन मेथड कैन हैव सेम सिग्नेचर बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। मीन्स जैसे कि मेथड ओवरराइडिंग में हमने देखा कि वहाँ पे हमारा फंक्शन का नेम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम रहता था और नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम होते थे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में क्या है? मेथड ओवरलोडिंग में तो दोनों फंक्शन के नेम तो सेम ही होंगे, बट उनका जो पैरामीटर होगा, उनके जो आर्गुमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लाइक अदर उप्स लैंग्वेज मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी डन बाई नेटिव अप्रोच। मीन डायरेक्टली हम लोग PHP में मेथड ओवरलोडिंग को अचीव नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग C++ और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्टली मेथड ओवरलोडिंग यूज कर पाते थे। तो PHP में मेथड ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर कॉल मैजिक मेथड का यूज करते हैं। इन PHP मेथड ओवरलोडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मैजिक फंक्शन कॉल एंड कॉल फंक्शन टेक्स फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट। और जो कॉल हमारा मैजिक फंक्शन है, ये पहला आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है फंक्शन का नेम क्या है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या आर्गुमेंट क्या क्या है। तो चलिए कोड की हेल्प से हम लोग समझते हैं और देखते हैं PHP में कॉल मैजिक फंक्शन की हेल्प से कैसे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं कैलकुलेट नेम से, और इस क्लास में एक फंक्शन बना लेते हैं जो 2 नंबर को ऐड करेगा। यहाँ पे हमने 2 नंबर को ऐड करने का लॉजिक लिखा और सम को मैंने प्रिंट करा लिया, राइट। वैसे ही हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं sum3 नेम से, जिसमें हम लोग 3 नंबर को ऐड करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही मैंने सेम फंक्शन को डिक्लेयर किया, सेम फंक्शन नेम को, वैसे हमें यहाँ पे क्या एरर मिलने लगा? रेड लाइन कैन नॉट रीडिक्लेयर मेथड कैलकुलेट सम। मीन्स PHP में हम लोग सेम ही नेम के 2 फंक्शन को एक क्लास के अंदर में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको कर देंगे sum3। हमारा दूसरा फंक्शन हो गया sum3, जिसमें हम लोग 3 नंबर को क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने प्रिंट करा दिया है इसका आउटपुट। अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग, और मैंने आपको बताया PHP में मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? PHP मैजिक मेथड कॉल की हेल्प लेते हैं। इन दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग एक मैजिक मेथड कॉल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे मैजिक फंक्शन कॉल लिख लिया, जिसमें पहला आर्गुमेंट वो रिसीव करेगा मेथड मीन्स फंक्शन का नेम क्या है, और दूसरा आर्गुमेंट्स हम लोग रिसीव करेंगे आर्च, जिसमें क्या होगा? पैरामीटर का लिस्ट, पैरामीटर का एरे, कितने पैरामीटर हमने वहाँ से पास किया हुआ है जिस फंक्शन के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन के अंदर अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और फिर हम आपको लाइन बाय लाइन बताते हैं ये फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने अपना लॉजिक लिख लिया कॉल फंक्शन के अंदर, जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या करेगा? पहला लाइन कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं उनको क्या करेगा? काउंट करेगा और नंबर ऑफ आर्गुमेंट के अंदर स्टोर करके रखेगा। सेकेंड क्या यूज किया? मेथड एग्जिस्ट फंक्शन का, जो कि पहला पैरामीटर रहेगा सेल्फ क्लास रेफरेंस, मीन्स कैलकुलेट क्लास का सेल्फ रेफरेंस रहेगा, $this हमने पास किया। फंक्शन नेम इज इक्वल टू मेथड, मीन्स अगर फंक्शन नेम हमने कॉल किया सम और उसमें 2 आर्गुमेंट पास किया तो हमारा क्या कॉल होगा? sum2, राइट। और हमने अगर फंक्शन कॉल किया सम और उसके अंदर हमने 3 आर्गुमेंट पास किए तो वहाँ पे क्या कॉल होगा? sum3, इसकी वैल्यू हो जाएगी sum3, राइट। और अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस क्लास के अंदर तो वो क्या करेगा? कॉल बैक फंक्शन के थ्रू कॉल कर देगा उस फंक्शन को। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम कैलकुलेट क्लास का क्या बनाएंगे? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने कैलकुलेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को अपने। तो यहाँ पे हम लोग सपोज सम फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं एक 4+5, और ब्राउज़र पे रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है।
हमें क्या मिला, सम इज इक्वल टू 9 का। अब यहाँ पे होगा क्या, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग जैसे ही कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे, सबसे पहले हमारा मैजिक मेथड क्या कॉल होगा, अंडरस्कोर कॉल। और इस मेथड के अंदर क्या आएगा, इस मेथड के अंदर आएगा इस फंक्शन का नेम सम। तो मेथड की वैल्यू यहाँ पे हो गई सम, और आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड पैरामीटर में क्या है, आर्गुमेंट में हमारा क्या आएगा 4 और 5। ये क्या है, एक एरे, तो इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर हमारी वैल्यू इस तरीके की कुछ आएगी। इस तरीके से हमारी हमने वैल्यू को रिसीव करेंगे, आर्गुमेंट्स में 4 और 5, और मेथड में क्या करेंगे, इसका नेम। यहाँ पे अब काउंट लेगा आर्गुमेंट का, तो आर्गुमेंट का यहाँ पे टोटल काउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट का काउंट हमें मिलेगा 2, क्योंकि हमने कितने पैरामीटर पास किए हैं, हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं। तो यहाँ पे मेथड में क्या हो जाएगा सम, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट में क्या हो जाएगा 2, यानी सम 2। तो क्या सम 2 इस क्लास के अंदर कहीं पे भी फंक्शन है, हाँ है, इस क्लास के अंदर यहाँ पे फंक्शन है सम 2। तो क्या होगा कॉल यहाँ पे फंक्शन हमारा सम 2। तो जब सम 2 कॉल होगा तो उस केस में हमारा $e की वैल्यू हो जाएगी 4 और $b की वैल्यू हो जाएगी 5, और इसका हमें क्या मिलेगा सम। अब हम क्या करेंगे, सेम ही फंक्शन को कॉल करेंगे सम को एक और पैरामीटर के साथ। सपोज हमने एक पैरामीटर पास कर दिया 6, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पहले वाला सम कॉल होगा, 2 पैरामीटर हैं तो उस केस में हमारा सम 2 वाला फंक्शन कॉल होगा, और हमें 4 + 5 मिलेगा 9। और जब बात आएगी सेकंड कॉल की, जो कि हमारा सम है और इसके अंदर कितने आर्गुमेंट है 3, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, हमारा इस केस में इस फंक्शन का नेम हो जाएगा सम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक और यहाँ पे 6 आर्गुमेंट की वैल्यू, और आर्गुमेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना हो जाएगा 3, और उस केस में मेथड का नेम क्या हो जाएगा सम 3, यानी कि उस केस में क्या कॉल होगा, ये वाला फंक्शन हमारा सम 3, और इसका आउटपुट हमें कहाँ दिख रहा है, ब्राउजर पे दिख रहा है, सम 3 9 + 6 15, ये 4 + 5 + 6, 4 + $a + b + c, यानी 4 + 5 + 6, इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। तो इस तरीके से हम लोग कॉल मैजिक मेथड की हेल्प से फंक्शन ओवरलोडिंग को PHP के अंदर अचीव कर सकते हैं। डायरेक्टली PHP फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो अब उस फंक्शन ओवरलोडिंग की डिफिनीशन क्या है, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नेम सेम है, यहाँ पे सम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या है, फंक्शन का नेम सेम हम लोग कॉल कर रहे हैं सम, और इसमें क्या है 2 पैरामीटर हैं, 2 आर्गुमेंट्स हैं, और इसके क्या है 3 आर्गुमेंट हैं। तो उस फंक्शन ओवरलोडिंग की डिफिनीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन विद सेम नेम बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं PHP के अंदर विद द हेल्प ऑफ कॉल मैजिक मेथड, और इस तरीके से हम लोग को पॉलीमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टीज को अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो में फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।